नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है। A capacitor of capacitance 1 microfarad is suddenly connected to a battery of 100 volt. 100 volt बैटरी से कनेक्ट कर दी जाती है through a resistance 100 ohm. The time taken for the capacitors to be charged to get 50 volt is equal to. तो 50 वोल्ट तक इसे चार्ज करना है तो कितना टाइम हमें लगने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जब ये स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो ये डीसी सप्लाई जो है एक्टिवेट हो जाएगी और ये कैपेसिटर जो है चार्ज होने लगेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर यदि चार्ज मान लेता हूं Q के बराबर है तो Q की वैल्यू आने वाली है CV 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय टाउ व्हिच इज RC। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा RC सर्किट के समय, ये बताई जाती है किसी भी इंस्टेंट पे आप मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पे प्लस Q माइनस Q है और यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं और आपको ये जो रिजल्ट है मिल जाता है। CV की जो वैल्यू है यानी कि ये मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे कितना आ जाएगा विच इज ऑन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे मैक्सिमम चार्ज CV के बराबर होता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 माइक्रोकूलम और 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। RC को लिख सकता हूं 100 माइक्रोफैरड इनटू ओम, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6 भी आप लगा दीजिए। और जो चार्ज 50 वोल्ट की बात कर रहे हैं, 50 वोल्ट जब इस पे वोल्टेज आ जाएगा तो 50 वोल्ट पर चार्ज कितना जाएगा बेटा, 50 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, 50 से चला गया 2 बार तो आपको मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय 10 टू द पावर माइनस 4 और ये मिल जाएगा 1/2, इसको 2 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर t अपॉन t इंटू 10 टू द पावर 4 ln2 इज इक्वल्स टू t इंटू 10 टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा। सो t की वैल्यू मिल जाती है 0.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आंसर जो है हमारा मिल जाएगा सी ऑप्शन जो आपको दिया है 0.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलें जो 27 जुलाई मॉर्निंग में पूछा गया था। In the reported figure, a capacitor is formed by placing a compound dielectric between the plates of parallel plate capacitor. The expression for the capacity of the said capacitor will be equal to. तो आपको बताना है कि कैपेसिटी इस पूरे कैपेसिटर की कितने होने वाली है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है। विड्थ इनका D, 2D और 3D के बराबर है। इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं K, 3K एंड 5K के बराबर। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहां से आपको मिल जाएगा C क्या होता है, Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी, Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहां से 1/C को लिख सकता हूँ D अपॉन Ka एप्सिलॉन नॉट प्लस 2D डिवाइडेड बाय 3Ka एप्सिलॉन नॉट प्लस C3 की जो वैल्यू है आपको मिल जाता है 3D डिवाइडेड बाय 5Ka एप्सिलॉन नॉट। ये मिल जाएगा आपको 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, इसे D अपॉन Ka एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15, 5 10, 5 3 9 और ये मिल जाएगा आपको D अपॉन Ka एप्सिलॉन नॉट। दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है 15 डिवाइडेड बाय 15 10 25 35 34 34
K A epsilon naught divided by T. So 15/34 हमारा आंसर आना चाहिए, which is option number 1. सवाल है हमारे पास अगला, 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है. Two capacitors of capacity 2C and C are joined in parallel and charged up to a potential V. पैरेलल में जोड़ दिया 2C को और C को, और इसके अक्रॉस जो आपकी बैटरी है वो लगाई जाती है V वोल्टेज की, तो दोनों जो है चार्ज हो जाते हैं V वोल्टेज से. तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 2CV प्लस 2CV, और ये माइनस 2CV, और यहाँ पे प्लस CV, और यहाँ पे माइनस CV. The battery is removed and the capacitor of capacity C is completely filled with a medium of dielectric constant K. The potential difference across the capacitor will be equal to none. तो अब इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है. तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है. यहाँ पे कैपेसिटेंस 2C है, चार्ज प्लस 2CV माइनस 2CV, और यहाँ पे कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया है K से. यहाँ पे चार्ज इस समय CV है, माइनस CV है. अब ये सिस्टम को जोड़ दिया जाता है. तो डाइलेक्ट्रिक भरने से यहाँ पे इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो चार्ज का डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफर होगा जब तक कि दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाते. पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर थे दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, 2CV/2C और CV/C, ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर थे. लेकिन अब यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक भरने से ये कैपेसिटी जो है इसकी बढ़ जाती है, यानी कि पोटेंशियल जो है इनके अक्रॉस वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं. तो पोटेंशियल बैलेंस होने के लिए, बिकॉज ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो चार्ज का यहाँ पे फ्लो होता है. मैं मान लेता हूं यहाँ से x के बराबर चार्ज जो है वो निकला है, और इस प्लेट पर x चार्ज जो है आ चुका है, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इनके बराबर नहीं हो जाते. सो 2 times CV minus x डिवाइडेड बाय 2C, ये Q चार्ज इसके ऊपर डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल्स टू CV प्लस x डिवाइडेड बाय C. अब इसे सॉल्व करिए बेटा. C से गया C, 2CV माइनस x इज इक्वल्स टू 2CV, और ये मिल जाएगा प्लस 2x. 2CV/2C इज इक्वल टू CV प्लस x डिवाइडेड बाई C, Q बाई C, Q बाई C. ठीक बात है, ठीक. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2CV प्लस 2x इज इक्वल टू 2CV माइनस x. तो यहां से आपको क्या मिल जाता है? एक चीज यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ पे C की जगह में KC लिखना चाहिए, KC लिखना चाहिए. तो यहाँ पे K और आएगा, आपको K मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी K मिलेगा. तो इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस K इंटू x इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा 2CV, और यहाँ मिलेगा K माइनस 1. तो यहाँ से आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू 2CV और K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 2. राइट, x मुझे मिल चुका है. हमसे पूछा क्या गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी नाउ. तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो आप CV प्लस x अपॉन KC निकाल सकते हैं. तो CV प्लस x कितना है हमारे पास 2CV, K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 2, और डिवाइडेड बाय KC हमें करना है. C से C जो है कैंसिल आउट हो जाता है, V कॉमन ले लीजिए, K प्लस 2 प्लस 2K माइनस 2 डिवाइडेड बाय K प्लस 2, और यहाँ मिल जाएगा आपको K. तो यहाँ देखिए बेटा, माइनस 2 से प्लस 2 चला गया, आपको मिल गया 3K, और K से K चला जाएगा, सो 3V डिवाइडेड बाय K प्लस 2, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है. तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो है मिल जाएगा आपको 3V अपॉन K प्लस 2, 3V अपॉन K प्लस 2. C ऑप्शन आपका सही हो जाता है. अगले सवाल की तरफ चलें, जो 27 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था. दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l. समझ गए? What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle? Small angle पे यहाँ पे हाईलाइट कर लें theta with the vertical. तो यहाँ देखिए सवाल, एक ही पॉइंट है, वहां से L लेंथ के दो थ्रेड जो हैं वो लगाए जाते हैं, L और L, जो इक्विलिब्रियम के समय एंगल बनाते हैं थीटा विद द वर्टिकल. इनके बीच का सेपरेशन मैं मान लेता हूं R के बराबर है. इनके बीच का सेपरेशन जो है R के बराबर है. इनका मास m है, चार्ज q है. तो इसका मास m की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है mg, और यहाँ पे फोर्स लगेगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पे फोर्स लगेगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन का t के बराबर. तो हमें लेंथ निकालना है इक्विलिब्रियम पर कितनी होने वाली है इनके बीच में. तो मैं इस पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है लिख सकता हूँ, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब
हर डायरेक्शन में लगने वाले जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर इसके ऊपर होने वाले हैं। तो मैं ये थीटा है तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा होगा। टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे टी कॉस थीटा और एक हो जाएगा हमारे पास टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा में लिख सकता हूं कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और टी कॉस थीटा जो है हमारे पास आपको मिल जाने वाला है m g के बराबर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर। अब tan थीटा को इस ट्रायंगल से लिखा जा सकता है sin थीटा के बराबर, बिकॉज एंगल जो है बहुत छोटा है sin थीटा, और sin थीटा में लिख सकता हूं यहां से बड़ी आसानी से दिस इज r/2 एंड दिस इज लेंथ l। सो r/2 डिवाइडेड बाय l मैं लिख सकता हूं sin थीटा। सो दिस इज r/2l। तो हमें r ही तो निकालना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 2 से चला गया 2 बार तो आपको मिल जाता है l q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और एक इसके बराबर है r क्यूब के बराबर है। तो यहां से r की वैल्यू आपको पता चल जाती है, r इज इक्वल टू l q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज़ टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, q स्क्वायर l तो इनमें तो है ही नहीं और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg पावर 1/3, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। समझ गए? सवाल हमारे पास है 27 जुलाई मॉर्निंग में पूछा गया था। Consider an electric circuit containing a two-way switch S. Initially, switch S is open and T1 is connected to T2. T1, T2 आपस में कनेक्टेड थे। इंडक्टर, रेजिस्टर, बैटरी, तो होगा क्या? ये जो इंडक्टर है ये बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा इस सोर्स का और इस पूरे सर्किट में स्टेडी स्टेट पे कह सकता हूं 6/6 यानी कि 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा होगा इस पूरे सर्किट में, स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी। इमीडिएटली T1 से T2 एंड इमीडिएटली कनेक्टेड टू T3, अचानक से स्विच को ऐसे बदल दिया जाता है, फ्लिप कर दिया जाता है। अब T1 और T3 आपस में कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप बताना है कि 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा। तो देखिए ये जो इंडक्टर है ये एक एक्टिव इंडक्टर है, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है पूरा ये जो सर्किट है। तो जैसे ही इस इंडक्टर को जो एक्टिव है ऑलरेडी इसमें करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे 3 ओम का आप एक रेजिस्टर लगा देते हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है t बराबर 0 पर कि कुछ भी हो जाए मैं अपने अंदर से करंट 1 एम्पियर के बराबर फ्लो करवा के ही रहूंगा। जो स्विच फ्लिप करने से पहले करंट इसमें फ्लो हो रहा था उतना ही करंट इसमें फ्लो होगा t बराबर 0 पर। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर के बराबर, चाहे कुछ भी हो जाए। तुरंत मैं बात कर रहा हूं, है ना, तुरंत इमीडिएटली 1 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो इस पूरे सीरीज में 1 एम्पियर के बराबर करंट यहाँ पे आएगा और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ 1 into 3 ओम into 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आने वाला है। तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 3 वोल्ट के बराबर। समझ गए? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2 प्लैनेट्स हैं स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस r and 2r, रेडियस उनकी r है और 2r है, बट मास m and 9m रेस्पेक्टिवली। m इसका मास है, इसका मास 9m है, have a center to center separation 8r as shown in figure. A satellite of mass m is projected from the surface of planet of mass m directly towards the center of second planet. तो यहाँ पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए इस तरह से। तो मिनिमम सेपरेशन v required for the satellite, minimum speed v required for the satellite to reach the surface of second planet is equals to this, then the value of a is equal to 2 planets are fixed in their position. तो आपको मिनिमम स्पीड बतानी है कि कितनी दी जाए सैटेलाइट को जिससे ये यहां पर पहुंच जाए। तो इस सवाल देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। मास इसका m, रेडियस इसका r, दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है 9m के बराबर और इसका रेडियस है 2r के बराबर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 8r के बराबर है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 8r के बराबर। यहां से इस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है विद स्पीड लेट्स से v के बराबर, हम स्पीड से इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक कहानी की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं कि क्या होने वाला है। तो बचपन में जरूर आप गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा या कहीं रिलेटिव्स के घर गए होंगे। तो आपका घर है यहाँ, आपका घर है यहाँ और आपके रिलेटिव्स का घर है यहाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है
कि आपको जाना है यहाँ से यहाँ, और मान लीजिए ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो आपको यहाँ से ट्रेन में बैठा दिया जाता है। आपको आपके पेरेंट्स जो हैं यहाँ ट्रेन में बैठा देते हैं, और ट्रेन जो है अपने स्टेशन पर उतरती है, और स्टेशन पर रिलेटिव जो है लेने आ जाते हैं। आपने सुना होगा, होता भी यार, ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। यदि आप थोड़े से भी बड़े समझदार हैं तो आपको यहाँ ट्रेन में बैठा दिया जाता है, और कहते हैं कि यार कोई कुछ कहे तो खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, किसी से कोई दे तो, और यहाँ पे पहुंच जाना, यहाँ पे मामा आएंगे आपके, आपको उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एफर्ट जो है इस्तेमाल किया गया है कि आप यहाँ से बस यहाँ से बैठा के इनको छोड़ दिया है, और ये अपने आप ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी, और रिलेटिव जो है यहाँ से इनको रिसीव कर लेंगे। तो इनको पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को उनके घर के दरवाजे तक नहीं जाना पड़ा, तो मिनिमम एफर्ट लगा के आपको यहाँ से यहाँ भेजा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ से है, बिल्कुल यहाँ पे सैटेलाइट के साथ भी सेम होने वाला है। यहाँ पे बीच में एक ऐसा पॉइंट है, यदि यहाँ से इस सैटेलाइट को इस पॉइंट तक पहुंचा दिया जाए, जिस पॉइंट को नल पॉइंट कहा जाता है, नल पॉइंट, तो इस नल पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये जो सैटेलाइट है, जो रिश्तेदार है, ये अपने आप आपको खींच लेने वाला है। तो ऐसे सवालों में जब मिनिमम स्पीड हमें चाहिए होती है, तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि नल पॉइंट तक आप इस सैटेलाइट को पहुंचा दीजिए, तो ये दूसरा सैटेलाइट उसको वापस खींच लेगा अपनी तरफ यहाँ पर पहुंचते ही, जैसे ही यहाँ पे हो रहा है। बस स्टेशन पर बिठा दिया, उसके बाद रिलेटिव अपने आप खींच लेंगे उसको अपने घर की तरफ। आपको डायरेक्ट यहाँ से उनके घर तक छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ तक छोड़ दीजिए अपने आप, स्टेशन तक छोड़ दीजिए, अपने आप जो है रिलेटिव इसको खींच लेंगे अपनी तरफ। तो ये पहले नल पॉइंट हमें ढूंढना है कि नल पॉइंट कहां पे है, कि कहां तक हम इस सैटेलाइट को ले जाते हैं, कहां तक सैटेलाइट को भेजना है, और जहां के बाद ये सैटेलाइट अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस नल पॉइंट को निकालने के लिए मैं मान लेता हूं डिस्टेंस इस वाले सेंटर से है इसका x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8r - x के बराबर। तो फोर्स बराबर फोर्स कर दीजिए, सो gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 9m डिवाइडेड बाय 8r - x का स्क्वायर। तो यहाँ gm से gm कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 3/8r - x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 8r - x, और 4x इज इक्वल टू 8r, और x की वैल्यू आपको मिल जाती है 2r के बराबर, x की वैल्यू मिल जाएगी 2r के बराबर। तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है कि यहाँ से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, और नल पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ये जो है इसको खींच लेगा। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस माइनस ऑफ जी 9m इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 7r, और प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है 2r, और ये वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस ऑफ जी 9m स्मॉल m डिवाइडेड बाय, ये यहां तक पहुंचाना है। तो ये यदि 2r है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6r आपको मिल जाएगा 6r। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 हटा दीजिए, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट्स 1 प्लस 9/7 g कैपिटल M बाय r प्लस हाफ ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस हट ही चुका है, सो इट्स 1/2 प्लस 3 दूनी 6 3 3 9 3/2 इंटू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर, और ये 16/7 16/7 जी एम बाय r प्लस, तो आपको ये मिल जाएगा हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 16/7। अच्छा, यहाँ पे माइनस जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू दिस जी एम बाय आर, सो 2/7 जी एम बाय आर, ये मिल जाएगा आपको v स्क्वायर, यहाँ जाएगा 4 अंडर रूट ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 4gm/7r के बराबर आंसर। सो अंडर रूट ऑफ 4gm/r आपको आंसर मिलने वाला है 4gm/7r। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 के बराबर। समझ गए?